हेलो गाइस, आई एम युक्ति ग्रोवर। और जो सब्जेक्ट को हम लोग मिलके मास्टर करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, जो कि सीए इंटरमीडिएट लेवल पे ग्रुप नंबर 2 का पार्ट है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन के साथ ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, अपने बेसिक डिस्कशन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा मॉड्यूल है ना, दैट इज़ हमारा स्टडी मटेरियल आईसीएआई ने कैसे डिज़ाइन करा है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे ही हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में फेमिलियर हो जाएंगे, उसके बाद हम आते हैं इसके बेसिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले डिस्कशन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस का ओवरव्यू। दैट इज़ हमारा स्टडी मटेरियल कैसे डिज़ाइंड है। स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सारे स्टूडेंट्स जानते हैं 100 मार्क्स का प्योर थ्योरी पेपर है। चलिए, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सबको दिख रहा होगा एंड नीचे मार्क्स दिख रहे होंगे 100 मार्क्स। अब आईसीएआई ने क्या किया है, इस 100 मार्क्स को ना फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स का नाम है, सबसे पहला पार्ट है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद जो पार्ट आता है ना वो आता है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगी ना वो है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब ग्रुप 2 के पेपर का है ये सब्जेक्ट, लेकिन ग्रुप 1 के एग्ज़ाम सारे देके आए हुए हैं, मतलब क्रक्स में सारे स्टूडेंट्स एमसीक्यू वाले पार्ट से तो फेमिलियर हैं। तो वो जो हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट है ना, बेसिकली वो ही हमारा कौन सा पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इस सब्जेक्ट में भी आउट ऑफ 100 मार्क्स 30 मार्क्स आईसीएआई ने किसके ऊपर रखे हैं, हमारे एमसीक्यू के ऊपर। इसलिए इस पार्ट का नाम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। इतना क्लियर हो गया। तो 100 में से 30 मार्क्स आ गए ऑब्जेक्टिव, तो बैलेंस 70 मार्क्स क्या जाएंगे हमारे सब्जेक्टिव वाले पार्ट के पास। अब आते हैं दोबारा से, 100 में से 70 इज सब्जेक्टिव एंड 30 इज ऑब्जेक्टिव बीइंग एमसीक्यूज। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इसकी। हमारे जो पार्ट है एमसीक्यू वाला पार्ट, बेसिकली 30 मार्क्स वाला पार्ट, उसमें इस वाले अटेम्प्ट से पहले बेसिकली क्या होता था, आपके पास ना डायरेक्ट एमसीक्यूज आते थे। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होएगा। उसमें क्या होगा, जो हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट है ना वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज़ आपके पास बेसिक एमसीक्यू जो पहले आते थे वो तो आएंगे ही आएंगे, एक और न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा जिनका नाम है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। मतलब जो 30 मार्क्स है ना उसमें दोनों तरीके के एमसीक्यू आने वाले हैं, बेसिक एमसीक्यूज भी और केस स्टडी पे बेस्ड होके जो एमसीक्यूज आएंगे वो भी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में सिर्फ क्या कवर हो रही है, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हमारा सब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव पार्ट है हमारा 70 मार्क्स का। अब ये 70 मार्क्स को आईसीएआई ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबसे पहले लेके आते हैं पार्ट नंबर 1 जो कि है हमारा 14 मार्क्स का। तो एमसीक्यू के बाद जब आपका नॉर्मल सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होगा ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये 14 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन का नाम होता है आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट। अब आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। स्टेटमेंट्स को आपने बताना होगा कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, उसके मार्क्स दिए होंगे, प्लस उसका रीज़न भी स्टेट करना होगा। दोबारा से, ये जो 14 मार्क्स वाला टॉपिक आया है, ये 14 मार्क्स में बेसिकली क्या है, हमारे करेक्ट और इनकरेक्ट है। अब करेक्ट इनकरेक्ट में स्टैंडर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। आपके पास 7 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच। कौन से क्वेश्चंस हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट। स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपको मेंशन करना होगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। लेकिन सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको करेक्ट रीज़न भी कोट करना होगा। अब हमारे 30 मार्क्स यहाँ पे हो गए आउट ऑफ 100। नेक्स्ट 14 मार्क्स हमारे यहाँ पे हो गए, जो हमारे फिक्स है, करेक्ट इनकरेक्ट आना ही आना है और फर्स्ट क्वेश्चन होना है। अब आते हैं हम बैलेंस मार्क्स के ऊपर। बैलेंस आते हैं हमारे पास 56 मार्क्स। तो अब देखो, आधा पेपर हमारा अभी तक कंप्लीट हो गया है। बैलेंस आधा जो है ना, ये है हमारा कंप्लीट थ्योरी वाला पार्ट। मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअल में मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस आएंगे जितने भी हम चैप्टर्स और स्टैंडर्ड्स में कवर करेंगे।
तो ये जो बैलेंस सब्जेक्टिव पार्ट है ना, कोर सब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे आपके आएंगे सारे चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो है ना मोस्टली तो रेंज करेंगे 4 मार्क्स के, लेकिन एक दो क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 मार्क्स के भी आएंगे। मतलब प्योर थ्योरी इज 56 मार्क्स वाला पार्ट। अब यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आते हैं? डायरेक्ट चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड्स से क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर्स आप सबको पता होगा, स्टैंडर्ड्स वर्ड आपके लिए न्यू होगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको ऑडिटर फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है केस स्टडी बेस्ड। मतलब 100% प्योर थ्योरी अगर आएगी ना तो वो इन 56 मार्क्स में ही आएगी। एक सेकंड दोबारा लूँगी। 100 मार्क्स दो पार्ट्स में डिवाइड करे थे, 70 और 30। 30 में थे सिर्फ MCQs, 70 मार्क्स वाली बाइफर्केशन फिर से दो पार्ट्स में थी। 14 मार्क्स में हमारे फिक्स्ड करेक्ट इनकरेक्ट आते थे और बैलेंस 56 मार्क्स हमारा कोर सब्जेक्टिव पार्ट था। मतलब जहाँ पे हमें फुल चैप्टर्स और स्टैंडर्ड्स का यूटिलाइजेशन करना है। इतना क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि कौन से पार्ट में ना हम रट के जाके मार्क्स ले सकते हैं और कौन से पार्ट में रट्टा नहीं लगाया जा सकता। मतलब कहाँ पे हमें बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करनी है। मतलब दो वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा और कहाँ पे आपको लर्निंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट का 14 मार्क्स वाला पार्ट जो कि मैंने बताया था करेक्ट इनकरेक्ट आता है। यहाँ पे देखना आप कभी भी इतने सारे क्वेश्चंस को लर्न नहीं करके जा सकते हो, इसलिए इस वाले पार्ट में ना आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को रखना होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे आप क्रैमिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट की, मतलब जहाँ पे आते हैं हमारे MCQs को तो कोई क्रैम कर ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे हर बार क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगेगी। मतलब यहाँ पे 100% रटिफिकेशन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे 100% रटिफिकेशन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे क्रैमिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट आता है ना, कोर थ्योरी वाला पार्ट जो कि हमारा सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, यहाँ पे दोनों चीज़ों की एप्लीकेशन होगी। मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो रखनी ही रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ ना आपको पॉइंट्स को मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, लेकिन इधर बोथ कॉन्सेप्ट प्लस मेमोरी। यहाँ पे मैंने वर्ड मेमोरी क्यों लिखा? क्योंकि इधर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वहाँ पे आपके पास बहुत सारे पॉइंटर्स आपको कोट करने होते हैं। तो पॉइंटर्स के केस में ICAI एक्सपेक्ट करती है कि जो भी आपके पॉइंट्स हो ना वो उनके स्टडी मटेरियल से मैच करें। अब 100% तो आप लर्न नहीं कर सकते हो ना पॉइंट्स को, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ टेक्निक को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिनके थ्रू आप सिर्फ हेडिंग्स को लर्न कर लो, बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन में आप जनरलाइजेशन ला सकते हो। तो जो हेडिंग्स को लर्न करने के लिए हम टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, इसे बोलते हैं निमोनिक कॉन्सेप्ट। मतलब हम फॉलो करेंगे एक मेथड का नाम होगा मेमोरी टेक्निक मेथड। इस मेथड से हम कभी भी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन को लर्न नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हेडिंग्स को लर्न करेंगे। मतलब MT स्टैंड्स फॉर मेमोरी टेक्निक हम किसके लिए यूज़ करेंगे? फॉर लर्निंग हेडिंग्स, क्योंकि हमें हेडिंग्स लिखने में ना एग्जैक्ट होना वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी ही समझ लो। नाउ हमारा रूल क्या बोलता है? अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं जिसकी वेटेज 4 मार्क्स की है, उसके अंदर आते हैं आपके 5 to 6 पॉइंट्स। अब ये जो 5 to 6 पॉइंट्स है ना, ये आप एग्जैक्ट लर्न नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बहुत सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स के बीच में। तो हमारा बेसिक रूल ये कहता है कि जहाँ पे आपकी हेडिंग के अंदर की एक्सप्लेनेशन आती है ना, वहाँ पे तो आप जनरलाइजेशन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन हेडिंग्स के केस में आप जनरलाइजेशन यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हेडिंग्स को आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। इसलिए जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं ना मेमोरी टेक्निक, उससे हम सिर्फ हेडिंग्स को लर्न करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे कीवर्ड्स को एक स्टोरी के फॉर्म में लर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
हेडिंग्स के लिए हम जनरलाइजेशन कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हेडिंग्स नीड टू बी द एग्जैक्ट एज गिवन इन आर स्टडी मटेरियल। मतलब स्टडी मटेरियल की ही हेडिंग्स आपको लिखनी पड़ेगी, वहाँ पे आप जनरलाइजेशन नहीं लगा सकते हो। इसलिए वहाँ पे हम तरीका लेके आ गए जिसका नाम है हमारा मेमरी टेक्निक। और जो भी हमारा आंसर का बॉडी पार्ट है या फिर जो हमारा कंटेंट पार्ट है ना, वहाँ हम जनरलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम ओन लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ मेमरी टेक्निक का कोई यूज़ नहीं है। तो हमारी क्लासेस में एक न्यू कॉन्सेप्ट से हम पढ़ाई करेंगे जिसका नाम होगा मेमरी टेक्निक मेथड। इस मेथड का ना एक प्रॉपर टर्म यूज़ करी जाती है, उस प्रॉपर टर्म का नाम होता है निमोनिक मेथड। मतलब निमोनिक्स के थ्रू हम टेक्निक्स बनाते हैं और टेक्निक्स के थ्रू हम हेडिंग्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टेक्निक कभी भी बॉडी में यूज़ मत करना। यहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आंसर बनाएंगे। इसके साथ हमारा पार्ट नंबर 1 वाइंड अप हो जाता है, जिसमें ICAI के बनाए हुए तरीके के थ्रू हमने ऑडिटिंग के फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड किया। अब इसके बाद आते हैं हम पार्ट नंबर B में। अभी हमने सिर्फ समझ लिया 70 और 30 की बाइफर्केशन दी हुई है हमारे स्टडी मटेरियल में। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो कि बात करता है कि जो हमारा ऑडिटिंग का स्टडी मटेरियल है ना, वो कैसे डिवाइडेड है। देखो, सब्जेक्ट तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है यही नहीं पता होगा ना, तो अगर मैं आज चैप्टर नंबर 1 आज आपको स्टार्ट भी करवा दूं तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऑडिटिंग को पढ़ना कैसे है। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ पे हमें कितना ज़्यादा फोकस करना है, तो जब वो चैप्टर्स एक्चुअल में स्टार्ट होंगे ना, तो आप प्री प्रिपेयर्ड होके आओगे कि हाँ, ये वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दिखा सकते। इसीलिए थोड़ा सा मैंने ये रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में बना दिया है कि जो ऑडिटिंग में हमें बेसिकली कवर करना है ना, वो कैसे कैसे डिवाइडेड है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे की क्लासेस में हमें पढ़ाई कैसे करनी है। मतलब टोटल ऑडिट का सब्जेक्ट हमारा किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, इनको फर्दर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। पहले पार्ट का नाम है पार्ट नंबर A और सेकेंड पार्ट का नाम है पार्ट नंबर B। ठीक है। पूरी ऑडिटिंग जो कि हमारा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स आते हैं। सबसे पहले जो पार्ट डिस्कस करूँगी वो है पार्ट नंबर A, जिसमें आते हैं हमारे चैप्टर्स। तो ऑडिटिंग सब्जेक्ट में ना ICAI की स्टडी मटेरियल में हमारे पास 13 चैप्टर्स की रेफरेंस है। मतलब टोटल चैप्टर्स हमें कितने करने हैं, 13 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। अब ये 13 चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में, लेकिन इन 13 में से कोई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, कोई ऐसे होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, और कोई चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जो वैसे तो कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा अप्लाई होता होगा। तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, जिससे आपकी सब्जेक्ट की ग्रिप ना आपके हाथ में हो जाए। अगर सब्जेक्ट की ग्रिप आपके हाथ में हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी अगर आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट पेपर में पूछ लिया जाता है ना, तो आप अपने मन से आंसर बना के उसमें लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आपकी ग्रिप में नहीं है ना, तो अगर कोई भी न्यू पॉइंट आपको पेपर में दिख गया तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो उस पैनिक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि वो तरीका क्या है जिससे हमें ऑडिटिंग सब्जेक्ट को पढ़ना है। डन। तो जो पार्ट नंबर A है वो हमारा कौन सा वाला पार्ट था, चैप्टर्स वाला पार्ट था। अभी मैंने बताया ये जो चैप्टर्स हैं वो कितने नंबर के हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। अब ये 13 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए ना मैंने इन 13 चैप्टर्स को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो हमारा पार्ट नंबर 1 है ना, वो है हमारा बेसिक्स वाला पार्ट। अब ध्यान देना, आप ऑडिटिंग कैसे भी पढ़ रहे हो, चाहे मेट से पढ़ रहे हो या डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो या फिर XYZ किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हो, अगर आपके बेसिक्स ऑडिटिंग में क्लियर नहीं हुए ना, तो आप पेपर को 100% एफिशिएंसी से अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। मतलब अगर पेपर में कोई भी पॉइंट ऐसा आ गया जो ट्रिकी पॉइंट हुआ ना, वो आपकी ग्रिप में नहीं आएगा।
इसीलिए लर्निंग या फिर क्रैमिंग से बेटर है कि आप जो बेसिक्स वाला पार्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। तो जो हमारे बेसिक्स वाले चैप्टर आते हैं ना वो आते हैं चैप्टर नंबर 1 to 4 ऑफ स्टडी मटेरियल। मतलब 1, 2, 3 और 4 चैप्टर्स अगर आपकी ग्रिप में हो गए ना तो आप ऑडिटिंग का कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए पहले 4 चैप्टर्स में इतनी ज़्यादा जान लगानी है, इतने अच्छे से समझना है, एक एक डाउट को क्लियर करना है, क्योंकि वो हमारे बेस चैप्टर्स कहलाते हैं। डन। तो पहला वाला पार्ट है हमारा सॉरी बेसिक्स वाला पार्ट, जिसमें हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर्स आते हैं। नेक्स्ट, जब हमने पहले 4 चैप्टर्स बेसिक में कवर कर लिए ना, उसके बाद नेक्स्ट 3 चैप्टर्स जो आएंगे ना वो आएंगे हमारे एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स। तो जब मैं बेसिक्स वाले चैप्टर को क्लियर करवा दूंगी या फिर समझा दूंगी या फिर कवर करवा दूंगी, उसके बाद मैं नोटिंग करवाऊंगी कि आप एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स आपके पास कौन से आएंगे। डन। तो हमारा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आता है बेसिक्स और बेसिक्स की एप्लीकेशन। यहाँ पे हमारा एक पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो आपस में बिल्कुल भी इंटर रिलेटेड नहीं है। ध्यान देना, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड थे क्योंकि एक में आप बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे और दूसरे पार्ट में इन्हीं बेसिक्स को आप क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट 2 पार्ट्स आते हैं जो बिल्कुल ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखते। आप सब लोगों ने लॉ में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। वही वाला सेम चैप्टर हमारे ऑडिटिंग के भी सब्जेक्ट में डाल दिया है विद द नेम ऑफ कंपनी ऑडिट। मतलब वहाँ पे लॉ में जो आप ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ के आते हो वो ऑडिट में क्या क्या लाता है, कंपनी ऑडिट का चैप्टर। और ध्यान देना वहाँ पे भी वो अच्छी खासी वेटेज रखता है और यहाँ पे भी 10 to 12 मार्क्स की वेटेज हर अटेम्प्ट में रखता है कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर। इतना क्लियर हो गया। अब लास्ट वाले पार्ट में आते हैं। अब यहाँ पे है ना हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर ऑडिट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरे चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। ये 2 चैप्टर्स है ना, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ अगर ये 2 पार्ट्स आपको नहीं आए, मतलब बेसिक्स और एप्लीकेशन वाला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं समझा ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना वो आपका 100% बाउंसर जाने वाला है। मतलब अगर आप ये वाला पार्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ऊपर वाले 2 पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझना। मतलब 4 पार्ट्स को कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स पे पूरी जान लगाएंगे। जैसे ही बेसिक्स हमें समझ में आ जाएगी हम एप्लीकेशन करने के केपेबल हो जाएंगे। मतलब बेसिक्स और एप्लीकेशन आप कवर कर लोगे विथ माय गारंटी। कंपनी ऑडिट वाला ऑडिट एंड ऑडिटर्स आप लोग ऑलरेडी ग्रुप नंबर 1 में करके आए हुए हो, आपको बेसिक आइडिया है कि ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है हमारे कंपनीज एक्ट। लेकिन लास्ट वाले पार्ट को कवर करने के लिए आपको तीनों स्टेप से होके आना है। मतलब यहाँ वाला पार्ट तभी समझ आएगा जब ये वाले पार्ट हमारे अच्छे से माइंड में क्लियर होंगे। तो इसके साथ हमारा पार्ट नंबर 1 ख़त्म होता है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं ऊपर वाले 2 पार्ट्स में जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं। डन। अब इसके साथ हमारा पार्ट नंबर A वाइंड अप हुआ, जिसमें कितने चैप्टर्स आ रहे थे, 13 चैप्टर्स आ रहे थे। और ध्यान देना इंटरमीडिएट लेवल पे आपका जो पेपर आ रहा है ना वो मोस्टली पार्ट नंबर A से ही आता है। मतलब हमारे सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि चैप्टर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कंपैरेटिवली लेस आते हैं एज कंपेयर टू चैप्टर्स। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमारा पार्ट नंबर B। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम SA। ध्यान देना ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहलाते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग नहीं कहलाते। अपने आप नोट कर लेना, SA रेफर्स टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब चैप्टर्स वाला पार्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर्स तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप सब लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो।
अकाउंट्स में एक वर्ड आता है ना AS, AS स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमें अकाउंटिंग करने का तरीका बताते हैं। बस ऑडिटिंग में हम वर्ड्स को आगे पीछे कर लेते हैं, S को आगे कर देते हैं और A को पीछे कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स बन गए ना, ये क्या कहलाए जाते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वहाँ पे AS क्या बताते हैं? अकाउंट्स को कैसे बनाना। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं? कि हम लोगों ने ऑडिट बेसिकली कैसे करनी है। तो कोई भी ऑडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जा रहा है ना, उसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना क्या है? कंपल्सरी। स्टैंडर्ड्स बेसिकली बेस बताते हैं कि आप लोग ऑडिट को कैसे कंडक्ट करोगे प्रॉपर मैनर में। इतना क्लियर? एक बार लास्ट टाइम रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट था 100 मार्क्स का, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट नंबर A, पार्ट नंबर B। पार्ट नंबर A में आते हैं हमारे सारे चैप्टर्स, जो कि है टोटल 13 इन नंबर्स। 13 चैप्टर्स को फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बेसिक्स, उसकी एप्लीकेशन, लॉ से जो पढ़ के आ रहे हैं, कंपनी ऑडिट, और 100% जो बिल्कुल अलग चलते हैं, जो ऊपर वाली 3 चीज़ों के बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे, वो है ऑडिट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़। इतना क्लियर हो गया? हमारी क्लासेस का मेजर फोकस कहाँ रहेगा? हमारे चैप्टर्स वाले कॉन्सेप्ट पे। क्यों? क्योंकि मेजर पेपर आता है इस वाले पार्ट से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टैंडर्ड्स पे कम ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड्स पे भी हम ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है? एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना। नेक्स्ट पार्ट नंबर B में लास्ट टाइम रिकॉल करवा रही हूँ। पार्ट नंबर B में क्या आता है हमारा? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब SA स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि टोटलिटी हमारे पास है 36 इन नंबर। मतलब 30 से ऊपर हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग गिवन है, जिसमें से कई इंपॉर्टेंट है और कई थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट भी हैं। वो जैसे ही हम स्टैंडर्ड्स वाले पार्ट में आएंगे ना, हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमारे पास 13 चैप्टर्स है कवर करने के लिए और 36 स्टैंडर्ड्स है हमारे पास कवर करने के लिए। एक छोटी सी गुड न्यूज़ ये है कि अब ऑन कमिंग अटेम्प्ट्स के लिए 36 स्टैंडर्ड्स में से ना 7 to 8 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ICAI ने रिमूव कर दिए। तो स्टैंडर्ड्स वाले पार्ट में ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, हम थोड़े से लीनियंट हो सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा हमारा सब्जेक्ट का जो बोझ था ना, वो कम हो गया। मतलब ये वाला पार्ट जो ऐसा है जो सारे स्टूडेंट्स को बॉदर करता है। सारे स्टूडेंट्स का एंड में मैसेज आता है कि मैम चैप्टर्स तो हम कवर कर लेंगे अच्छे से, स्टैंडर्ड्स का ना बिल्कुल शॉर्ट में हमें ना कुछ ऐसी आप नोट्स प्रोवाइड कर दो जिससे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएं और स्टैंडर्ड्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। तो ICAI ने थोड़ा सा आपका फ़ायदा कर दिया है, थोड़ा सा सिलेबस को रिड्यूस करवा के, लेकिन तब भी कवर हम एक एक स्टैंडर्ड करेंगे, इन डेप्थ करेंगे, फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। और जहाँ पे वहाँ पे लर्निंग वाला पॉइंट आएगा, वहाँ पे हम मेमोरी टेक्निक्स को भी यूज़ करने वाले हैं। तो हम टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं? 13। और कितने स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं? 36 माइनस 7 to 8 to 9 जितने स्टैंडर्ड्स डिलीट हुए हैं, उसमें से भी जितने मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे वो डिलीट होने के बाद भी हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चैप्टर्स में अपना पॉइंट रखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो रेफरेंस लेके आते हैं चैप्टर्स के बीच में। डन? चलो, अब हमने सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लिया कि ICAI ने सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करा है, 70-30 के रेशो में डिवाइड करा है। चैप्टर्स और स्टैंडर्ड्स के बीच में हमने सब्जेक्ट को कवर करना है। अब थोड़ा सा अपने क्लासेस के बारे में जानते हैं, मतलब थोड़ा सा हाइलाइट्स को समझते हैं कि हमारी क्लासेस की हाइलाइट्स क्या है। हम लोग ऑडिटिंग की क्लासेस में ऐसा क्या एक्स्ट्रा करने वाले हैं जिससे हमें सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आए। तो पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा कि जितने भी स्टडी मटेरियल में आपके पार्ट्स है ना, या फिर जितना भी स्टडी मटेरियल का आपका पोर्शन है, उसकी हम करने वाले हैं 100% कवरेज। मतलब 100% कवरेज रखेंगे स्टडी मटेरियल, इंक्लूडिंग जितने भी आपके पास बैक में क्वेश्चंस दिए होंगे ना, हर चैप्टर के बीच में, हर चैप्टर के एंडिंग में, वहाँ पे हम उसको कवर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट, हमने 100% कवरेज रख ली, क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है क्यूमुलेटिव रिवीजन।
हम आगे आगे बढ़ते जाए और हमें पीछे का कुछ भी याद ना होना तो कोई यूज़ नहीं है आगे बढ़ने का। इसीलिए हम आगे आगे बढ़ेंगे और पीछे का हर रोज़ हर क्लास में हम ज़रूर कुछ ना कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। नेक्स्ट, रेगुलर टेस्ट सीरीज़। अब फेस टू फेस होते तो मेरी हर क्लास में टेस्ट होते हैं, अब हम फेस टू फेस नहीं हैं तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैं जूम वाली सीरीज़ पे या फिर जूम वाली मीटिंग में आपके रेगुलर टेस्ट सेशंस को अटेंड करूँ। मतलब मैं खुद मॉनिटर करूँगी और आप सारे स्टूडेंट्स क्या देने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं। इसके बाद हम हर क्लास के बाद एक सेशन रखने वाले हैं जिसका नाम होगा हमारा 15 मिनट्स टेस्ट। मतलब आज की क्लास में हमने जितनी पढ़ाई करी, आज का सेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसके एंड में पूरे सेशन में हमने जितनी पढ़ाई करी होगी उससे रिलेटेड मैं एक मिनी टेस्ट बना के यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दूँगी। आपका काम होगा उसके आंसर्स को अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना। और उसके बाद जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाउट सेशंस। डाउट ज़रूर आने चाहिए और डाउट ज़रूर क्लियर भी होने चाहिए, वो भी ऑन टाइम। इसलिए आप लोग जैसा भी कंफर्टेबल समझेंगे, जूम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू रेगुलर डाउट सेशंस हम कंडक्ट करेंगे या फिर रखेंगे। नेक्स्ट, अब हमारी क्लासेस में पढ़ने के लिए ना बेसिकली क्या 2 रूल्स आपको हमेशा माइंड में रखने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, मैं टॉपिक को समझाऊँगी, आप लोग सुन लोगे, सिर्फ उसके बेसिस पे पढ़ाई नहीं हो सकती, आपको नोट्स बनाना कंपलसरी है। देखना, किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को ना अगर आप सिर्फ सुन के चले जाओगे ना तो आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। जब तक आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक आपका 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। हमने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है और उसको एनकरेज भी करनी है। इसीलिए आपको रेगुलर नोट मेकिंग सेशन करना ही पड़ेगा। मतलब मैं सारे नोट्स यहाँ पे लिखूँगी, आपको क्लास को पॉज करना है और वो नोट्स ओन लैंग्वेज में अपने रजिस्टर्स में बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग नोट्स इज कंपल्सरी। इसका रीज़न मेरा फ़ायदा नहीं है, रीज़न आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस होएगी, आपको पता चलेगा कि कौन सा वो एरिया है जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, कि आपको हेडिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है या आपको कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है। हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम यूनिक होएगी, वो तभी पता चलेगा जब आप नोट मेकिंग को क्या करोगे, एक हैबिचुअल हैबिट में लेके आओगे। नेक्स्ट, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें ना क्या यूज़ करने हैं, हाइलाइटर्स को यूज़ करना है। अब देखो, ऑडिटिंग में ना मार्क्स को अटेन करने के लिए आपको ना कीवर्ड्स लिखना होता है कंपल्सरी। मतलब अगर एग्जामिनर आपके आंसर शीट में कीवर्ड्स को नहीं देखेगा ना तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा, या फिर जितने आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे ना उससे थोड़े से कम ही आप स्कोर करोगे। इसीलिए एग्जामिनर को हमने क्या करना है, इम्प्रेस, अपनी नॉलेज को क्या करना है, एनहांस। तो उसके लिए हमें कीवर्ड्स पता होना कंपलसरी है। अब कीवर्ड्स को हम कैसे पता लगाएंगे कि पूरे सेंटेंस में कौन से कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे मैं अपने टैब पे हाईलाइट करूँगी कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं। आप लोग अपनी बुक पे हाईलाइट करना कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे आंसर का पार्ट कंपलसरी बेसिस पे बनने चाहिए। अब उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है हाइलाइटर। तो हमारे क्लास की 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स ज़रूर याद रखना। एक तो नोट्स बनाने से बिल्कुल नहीं बच सकते, और सेकंड आपको अपने चॉइस ऑफ कलर का हाइलाइटर लेना कंपलसरी है। हाइलाइटर लेने का पर्पस सिर्फ चीज़ को सुंदर बनाना नहीं है, हमें कीवर्ड्स को मार्क करना है और कोशिश करनी है कि हम वो कीवर्ड्स को, सारे के सारे कीवर्ड्स को अपने आंसर का पार्ट ज़रूर बनाएं। मतलब हमें एग्ज़ाम में कोट करना उन्हें कंपलसरी है। ऐसा भी ना हो जाए कि सिर्फ हाईलाइट करके रख रहे हो और लर्न नहीं कर रहे। हाईलाइट करने का पर्पस ही ये है कि हम उन्हें अच्छे से लर्न करेंगे और उन्हें कहाँ मेंशन करेंगे, अपनी आंसर शीट में। इतना क्लियर हो गया ना। एक लास्ट पार्ट पे आती हूँ। आप लोग कोशिश करना कि ना 2 कलर के पेन का यूज़ करो। अब 2 कलर के पेन किस लिए, जो एक आपका फर्स्ट कलर का पेन होगा ना उससे आप लोग बनाना नोट्स,
और जो सेकंड कलर का पेन होगा ना, तो जैसे ही हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना जो आज तक पेपर में आए हुए हैं, या तो वो करेक्ट इनकरेक्ट या फिर वो पूरे के पूरे सब्जेक्टिव वाले 4 मार्क्स वाले, वो ना मैं टॉपिक के साथ साथ डिक्टेट कर देती हूँ कि हाँ ये छोटा सा टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ये हमारा टॉपिक है, हमने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं ना, वो मैं टॉपिक के साथ ही डिक्टेट करूंगी। तो आपको वो बाइफरकेशन दिखाने के लिए कि हमने लिखा क्या था, मतलब टॉपिक का कंटेंट क्या था और कौन से क्वेश्चंस आए उस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए दोनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बन जाए, इसलिए प्रेफर करना आप 2 कलर के पेन्स को यूज़ करो। एक से आप कंटेंट लिखना, दैट इज़ अपने नोट्स बनाना, और सेकंड पेन से आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखना। और कोशिश करना, क्योंकि फेस टू फेस क्लास नहीं है, मैं नहीं देख सकती हूँ, आप जहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो ना उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जस्ट उसी के साथ ही लिखना, क्योंकि एंड में सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाते हैं और आपको ये नहीं पता चलता कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ना जो रेफरेंस टॉपिक है वो कहाँ पे। अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से काम करोगे तो एंड के कन्फ्यूजन को आप रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं पार्ट बी के साथ, लेट्स बिगिन। अब पार्ट बी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अब यहाँ पे ना हम कोर ऑडिटिंग को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो कोर ऑडिटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें 3 टर्म्स का ना क्लियर होना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 टर्म्स को ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, अभी उनके नेम्स अभी समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो 3 टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी। फर्स्ट टर्म आपको दिखेगा वो है TCWG, सेकेंड टर्म आपको दिखेगा वो है FRF, और थर्ड टर्म जो आपको दिखेगा वो है मेकर्स वर्सेस चेकर्स। ये बेसिकली ऑडिटिंग के ना 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज ले लेते हो ना, तो आप ऑडिटिंग कोर क्या होती है इसके बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा TCWG। आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा ये वर्ड, सबके लिए न्यू है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम देते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये TCWG बेसिकली है क्या चीज़। तो पूरे के पूरे टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी फॉर्मुलेट करिए। स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना और सारे टर्म्स आपको सीक्वेंस में क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। चलो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हमारा रिलायंस इंडिया लिमिटेड। अब रिलायंस इंडिया लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते होंगे। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हुआ करते थे। एक बार याद करने की कोशिश करो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो आपके पास आंसर आएगा, 11th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ना ये सारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम SPL। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट, उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अपने सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे होंगे, ये सारे के सारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रिपेयर करे होंगे। अब मेरे को सोच के बताओ, रिलायंस इंडिया लिमिटेड में ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन प्रिपेयर कर रहा होगा? आंसर आएगा वहाँ का अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मतलब वहाँ के अकाउंटेंट्स। तो मतलब जिस मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करा, उनको मैंने एक नाम दे दिया, वो क्या है? मेकर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतना क्लियर हो गया? तो मेकर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करा होगा। अब देखना, मेकर्स ने तो अपना काम कर दिया, अब सोच के बताओ कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट भी होना चाहिए ना जो इनके काम को ओवरव्यू करेगा, जो बताएगा कि अकाउंटेंट्स ने क्या अपना काम अच्छे से किया है या फिर नहीं किया है। तो वहाँ पे एक और लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, जिसका काम क्या होगा? इस वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताना कि क्या आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर करे हैं ना, वो अच्छे से प्रिपेयर करे हैं या फिर नहीं करे। मतलब आप लोगों से कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो गई प्रिपरेशन के दौरान। तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोला जाता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट,
एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंटेंट्स ने बनाए हैं उनको अप्रूव करेगा, उस लेवल को बोला जाता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट को हमने एक न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि है हमारा TCWG। अब देखते हैं TCWG। TCWG मतलब T मतलब दोस्त, C मतलब चार्ज्ड, W मतलब विद एंड G मतलब गवर्नेंस। मतलब एक ऐसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स को बताएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि जो भी आपने काम किया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो काम आपने अच्छे से किया या फिर नहीं किया। इन शॉर्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक लेवल ऊपर जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट बैठती है ना, जिसका काम होता है पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, अकाउंट्स को अप्रूव करना, उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोलते हैं TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। हम बार बार BOD, MD, डायरेक्टर्स ये वर्ड ना बोले, इसलिए इन सब को हमने एक छोटी सी टर्म में इंट्रोड्यूस करके बता दिया जिसका नाम क्या है TCWG। अब टॉप मैनेजमेंट को हम जिस टर्म से इंट्रोड्यूस करेंगे वो है हमारा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब जो TCWG है इनका बेसिकली काम क्या होगा, ये काम ये करेंगे कि ये नॉर्मल मैनेजमेंट को बताएंगे कि आपने अपना काम ठीक से किया या फिर नहीं किया। दैट इज TCWG, दैट इज टॉप मैनेजमेंट। इंश्योर करवाएंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेकर्स ने बनाए थे ना, अकाउंटेंट्स ने बनाए थे, वो P+P+D थे या फिर नहीं थे। अब 3 न्यू वर्ड्स आ गए, P+P+D। मतलब TCWG का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का P+P+D करवाना। अब एक एक करके समझते हैं ये PPD है क्या बेसिकली। तो TCWG जो कि हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो इंश्योर करवाएगी फर्स्ट भी कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो प्रॉपरली प्रिपेयर हुई थी या फिर नहीं हुई थी। मतलब अकाउंटेंट्स ने अपना काम तो कर दिया, अब टॉप मैनेजमेंट देखेगी कि अकाउंटेंट्स मेकर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के टाइम पे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा था या फिर नहीं किया था। अगर आपके ऊपर इंड एस अप्लाई होते हैं तो आपने इंड एस को प्रॉपरली अप्लाई किया था या फिर नहीं किया था। आपने सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया या फिर नहीं किया। इन शॉर्ट, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रॉपर प्रिपरेशन करी या फिर नहीं करी। कौन इंश्योर करवा रहा है? TCWG। अब नेक्स्ट पे आते हैं। TCWG ने P+P+D करवाना है। तो फर्स्ट P हमने पढ़ लिया, प्रिपेयर्ड प्रॉपरली और नॉट। अब नेक्स्ट भी आता है TCWG इंश्योर करवाएंगे कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए थे ना वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड थे या फिर नहीं थे। और लास्ट D स्टैंड्स फॉर TCWG इंश्योर करवाएंगे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए थे वो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज थे या फिर नहीं थे। तो P+P+D में फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, प्रॉपरली प्रेजेंटेड होने चाहिए सेकेंड P, एंड लास्ट D स्टैंड्स फॉर एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज होने चाहिए सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन इंश्योर करवा रहा है? टॉप मैनेजमेंट, जिसका नाम क्या है हमारा TCWG। इतना क्लियर हो गया। अब एक स्टेप आगे और लेके आती हूँ। हमेशा ध्यान देना, जितनी भी आपके पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, आप उनकी बैलेंस शीट या फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब डाउनलोड करके देखोगे ना तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना एक सेट फॉर्मेट से बनते हैं। मतलब बैलेंस शीट का एक सेट फॉर्मेट होगा, SPL का एक सेट फॉर्मेट होगा जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। अब सोच के बताओ ये जो सेट फॉर्मेट है ये किसने डिसाइड किया होगा? तो ये जो सेट फॉर्मेट है जिससे सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं ना, इस सेट फॉर्मेट को बोलते हैं FRF। FRF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू सारी कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर, प्रेजेंट और डिस्क्लोज करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अकॉर्डेंस में बनती हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एप्लीकेबल FRF।
तो दो टर्म्स आपको क्लियर हो गई, एक TCWG और एक सेकेंड FRF। जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करवाता है वो है TCWG। TCWG इंश्योर करवा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डेंस में बनी है, वो है FRF। तो एक बार यहाँ पे लास्ट टाइम देख लेते हैं। जो हमारा लेवल था वो है TCWG। ये इंश्योर करवा रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर P+D हुआ था या फिर नहीं हुआ था, प्रॉपरली प्रिपेयर हुई थी, प्रॉपरली प्रेजेंटेड थी, प्रॉपरली डिस्क्लोज थी। किसके अकॉर्डेंस में? किसके अकॉर्डेंस में? एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डेंस में। किसके अकॉर्डेंस में? एप्लीकेबल FRF। FRF को एक बार फटाफट रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। F से क्या था? फाइनेंशियल, R से रिपोर्टिंग, नेक्स्ट F से क्या है? फ्रेमवर्क। दैट इज एक ऐसा सेट फॉर्मेट जो सारी कंपनीज फॉलो करती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल आपका कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3, जो कि एक क्या फॉर्मेट बताता है? फिक्स्ड फॉर्मेट बताता है। तो अभी देखना आपको 3 वर्ड्स इस स्टोरी के बाद में समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट इज मेकर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन थे, सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कौन करवा रहा था, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट था वो, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई थी ना वो किसके अकॉर्डेंस में बननी चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल डैश एप्लीकेबल FRF। इतना क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट आप देखना, आपको एक छोटा सा बॉक्स मिल रहा होगा जिसकी हेडिंग आपको दिखाई देगी SAT। अब क्या होगा, जैसे हम एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे ना, हम अंडरस्टैंड कर लेंगे उस टॉपिक को, तब हम ना एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे। SAT मतलब होगा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। मतलब ऊपर वाला टॉपिक जो हम पढ़ के आया ना, हम एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं, हम उसको अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। चलो ट्राई करते हैं एक बार कि हम आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं। क्वेश्चन आता है हमारा, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली P+D हुई थी या फिर नहीं हुई थी। मैंने बनाने वाले नहीं बोला, मैंने इंश्योर वाला लेवल पूछा है, तो आंसर क्या होगा आपका? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर P+D हुआ था या फिर नहीं हुआ था। डन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद डैश। हमारा आंसर क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेट फॉर्मेट के थ्रू बनाई जाती हैं, उस सेट फॉर्मेट का नाम क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो अगर ये दो क्वेश्चंस का आंसर आपने अपने आप करेक्ट दे दिया, मतलब अभी तक आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले। तो इसके साथ ये वाले कॉन्सेप्ट क्या हो गए हमारे? रेडी। कौन से वाले कॉन्सेप्ट? फर्स्ट इज आपका TCWG एंड सेकेंड इज आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब स्टोरी में अब तक बेसिकली क्या हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना हमारी प्रिपेयर भी हो गई थी और टॉप मैनेजमेंट ने ना उन्हें अप्रूव भी कर दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब किसके पास जाएंगी? शेयर होल्डर्स के पास जाएंगी। तो अब देखते हैं। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मैनेजमेंट ने, मेकर्स ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था और TCWG ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो रिलायंस इंडिया लिमिटेड सर्कुलेट करने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को। तो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं एक बार दोबारा से। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, पॉइंट नंबर 1, काम नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करवाया? सर्कुलेट। किसको करवाया? अपने शेयर होल्डर्स को। अब देखना ये जो शेयर होल्डर्स है ना, क्या इन्हें डाउट आ सकता है कि ये जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी थी ना, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअल में सही भी है या फिर नहीं? तो मतलब शेयर होल्डर्स को डाउट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्चुअली रिलाय कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अब सोच के देखो ये डाउट क्यों आएगा। इसका आंसर ये होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किसने करी है? टॉप मैनेजमेंट ने। अप्रूव किसने करी है? टॉप मैनेजमेंट ने। मतलब प्रिपेयर मैनेजमेंट ने, अप्रूव टॉप मैनेजमेंट ने। मतलब कौन सा लेवल यहाँ पे इन्वॉल्व है? इंसाइडर लेवल, मैनेजमेंट लेवल। क्या टॉप मैनेजमेंट इजीली इस पोजीशन में होती है कि वो गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाई थी उन्हें अप्रूव कर देंगे? बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं को ही
टॉप मैनेजमेंट को ही मैनेजमेंट के लेवल के काम को क्या करना है, अप्रूव करना है। तो शेयर होल्डर्स को तो क्लियरली लग सकता है ना कि मैनेजमेंट ने गलती कर ली और टॉप मैनेजमेंट ने ना फटाफट उस गलती को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो हम लोग कंपनी में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें? तो शेयर होल्डर्स का डाउट का रीजन ये हो सकता है कि मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट जो होती है ना, वो डायरेक्टली और क्लोजली इन्वॉल्व होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में। तो इजीली ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं और उसमें फॉर्जरी भी कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे इजी मैनिपुलेशन के भी चांसेस आ गए, ऑल्टरेशन के भी चांसेस आ गए, फॉल्सिफिकेशन के चांसेस भी आ गए और फॉर्जरी के चांसेस भी आ गए। तो अपने डाउट को रिमूव करने के लिए ना शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अपने डाउट को रिमूव करने के लिए ना जो ये शेयर होल्डर्स थे ना, वो एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग का नाम है हमारा एनुअल जनरल मीटिंग। इस एनुअल जनरल मीटिंग में ना जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये मिलके एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे और ये जो पर्सन है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, जिस पर्सन का नाम होगा ऑडिटर। अब ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, मतलब क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में रिलायंस इंडिया लिमिटेड में इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड में आएगा और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, चेक करेगा, ताकि शेयर होल्डर्स का जो डाउट है ना विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इतना क्लियर हो गया? चलो एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। फटाफट रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे थे। जिस लेवल ने अप्रूव करे थे उसका नाम था टॉप मैनेजमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के पास सर्कुलेट हुए। अब शेयर होल्डर्स को डाउट आ गया विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी, क्योंकि मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है P+P+D और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो इजीली मैनिपुलेशन, ऑल्टरेशन, फॉल्सिफिकेशन, फॉर्जरी कर सकती है। तो अपने डाउट को रिमूव करने के लिए, अपना लेवल ऑफ अश्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए सारे शेयर होल्डर्स एक मीटिंग बुला रहे हैं। मीटिंग का नाम है एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, ऑडिटर, जिसका ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये ऑडिटर आएगा, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। तो इस ऑडिटर को हमने क्या बोल दिया, चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां से हमारा पॉइंट क्लियर होता है, कभी भी मेकर और चेकर सेम पर्सन नहीं हो सकते। मेकर कैन नॉट बी इक्वल टू द चेकर। एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो प्रिपेयर करेगा, जो कि है हमारा मैनेजमेंट, जो उसे अप्रूव करेगा टॉप मैनेजमेंट, और दूसरे लेवल पे आता है ऑडिटर, जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। यहाँ है हमारे मेकर्स, यहाँ पे है हमारे चेकर्स, दोनों कभी भी सेम पर्सन नहीं हो सकते। तो मेकर कैन नेवर बी इक्वल टू चेकर। इतना क्लियर? अब आगे एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट हुआ था ना, जिसका नाम क्या था, ऑडिटर, ये बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट और TCWG, इनको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है या फिर ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब ये अच्छे से चेकिंग करेगा, ऊपर ऊपर से नहीं देखेगा, इसलिए एक नए टर्म को लेके आते हैं। ये जो ऑडिटर है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या करने वाला है, क्रिटिकल असेसमेंट करने वाला है। ये पर्सन हमारा क्या है, चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या काम कर रहा है, क्रिटिकल असेसमेंट कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये जो ऑडिटर आ रहा है ना, क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए क्या करेगा, अपना काम करेगा, चेकिंग का काम करेगा। तो जो काम ऑडिटर करता है जिससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रिटिकल असेसमेंट कर रहा है ना, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिटर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करने के लिए
जो काम करता है उसे बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना। ऑडिटर अप्लाई करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और बताएगा मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी थी ना वो सही करी थी या फिर नहीं करी थी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट थी या फिर मिसलीडिंग थी। तो ऑडिटर जब अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के बताता है ना तो इस बताने वर्ड को बोलते हैं ओपिनियन देना। तो ऑडिटर बेसिकली क्या कर रहा है? ओपाइन कर रहा है, दैट इज ओपिनियन दे रहा है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बने थे, करेक्ट थे या फिर गलत थे, दैट इज मिसलीडिंग थे। तो बेसिकली ये जो पर्सन है ऑडिटर, ये क्या बन गया? चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर जो काम कर रहा है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जिससे वो बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट और मिसलीडिंग। तो यहाँ पे देखना, दो बॉक्सेस के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट में आ रहे हैं बहुत सारे स्टिगमैस, ये हैं हमारे कंपनी की मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट, दैट इज द डैश ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेकर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन आ रहा है जो इन मेकर्स के काम को वेरीफाई करने वाला है। इस पर्सन का नाम क्या है? हमारा ऑडिटर, और ये क्या है? हमारा चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये दोनों पर्सन्स कभी भी इक्वल हो सकती है, सेम हो सकते हैं? आंसर इज नो। मेकर कैन नेवर बी इक्वल टू द चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेकर कौन है? मैनेजमेंट है, TCWG है। चेकर कौन है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसका नाम क्या है? ऑडिटर। बार बार इंडिपेंडेंट इसलिए फोकस कर रही हूँ, इसका रिलायंस इंडिया लिमिटेड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट आ गया तो ओपिनियन गलत देगा। इतना क्लियर? चलो, मेकर्स, मैनेजमेंट, TCWG जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं? P+P+D। चेकर, इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है और बता रहा है कि वो करेक्ट बने थे या फिर इनकरेक्ट बने थे। एक छोटे से बॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। जो हमारा इंडिपेंडेंट पर्सन है चेकर, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करवा रहे थे? शेयर होल्डर्स। कौन सी मीटिंग में करवा रहे थे? AGM में। ये ऑडिटर कितने सालों के लिए अपॉइंट होता है? लॉ वाला पॉइंट है, 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है। इसका काम क्या है? वेरीफाई करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो अब हमारे 3 टर्म्स हमारे वाइंड अप हो गए, जो कि है हमारा फर्स्ट TCWG, सेकेंड FRF एंड थर्ड मेकर वर्सेस चेकर। एक बार फटाफट इसकी फुल फॉर्म बोल देते हैं। TCWG क्या था हमारा? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। FRF क्या था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और मेकर वर्सेस चेकर में ये दोनों पर्सन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दैट इज सेम पर्सन्स नहीं हो सकते। जो कंपनी का मैनेजमेंट का लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर रहे थे वो थे TCWG। नेक्स्ट जिसके अकॉर्डेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही थी वो थे हमारे FRF, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और मेकर थे टॉप मैनेजमेंट प्लस मैनेजमेंट, और चेकर था हमारा इंडिपेंडेंट पर्सन, दैट इज ऑडिटर। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट। अब जैसे पहले आया था SAT, दोबारा से SAT आएगा। अब नेक्स्ट दोबारा से वही बॉक्स मिलेगा हमें SAT मतलब है हमारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। एक बार फटाफट अपने आप की असेसमेंट कर लेते हैं कि ऊपर वाला टॉपिक हमें क्लियर हुआ है या फिर नहीं। चलो, सबसे पहले हु प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन प्रिपेयर करते हैं? यहाँ पे आएगा हमारा मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। अप्रूव कौन करते हैं? TCWG। Who verifies the financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन, चेकिंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? यहाँ पे ऑडिटर। यहाँ पे ऑडिटर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन। Who opines on financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन कौन देता है? यहाँ पे सेम ऑडिटर ही क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देता है। क्या चीज़ ओपिनियन देता है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने थे, करेक्ट थे या फिर मिसलीडिंग थे। लास्ट, क्या मेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्वल होंगे या फिर नॉट इक्वल होंगे? आंसर इज ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसके बेसिस पे हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स रेडी हो गए हैं। TCWG क्या है?
FRF क्या है? एंड मेकर वर्सेस चेकर। फटाफट बोलेंगे। लास्ट टाइम TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मेकर्स वर्सेस चेकर में एक लेवल प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और चेकर में जो पर्सन ऑथेंटिकेट कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे मैनेजमेंट TCWG, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका नाम क्या है? ऑडिटर। तो इसके साथ हमारी बेसिक्स की क्लास खत्म होती है। ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।